We'll wait for 5 minutes. Not visible but audible. Audible to everyone? Yes, sir. Okay. ठीक है. So just to have a small recap, टेल मी फटाफट 19 याद होगा सबको. आप लोगों ने जिन्होंने मिस किया था वो कवर भी कर लिया होगा आई होप. ठीक है. मैंने कुछ केस स्टडीज भी दिखाई हुई थी, वो केस स्टडीज याद कर लेना. नहीं किया है तो आज तो काम चल जाएगा, बट यू स्पेसिफिकली नीड दैट केस स्टडी, उसके बिना कुछ होने वाला है नहीं. तो वो एक चीज करके आना. ठीक है. बिफोर दैट, डू टेल मी कि मेरा स्क्रीन इज विजिबल टू यू, ऑल राइट? Yes. ओके ठीक है. अब लास्टली हम लोग ने किया था ना कुछ, तो ये जाना था कि देर इज सर्टेन डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वगैरह सारी चीजें देखी थी हमने. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी देखी थी. तो वो एक दो चीज हमने देखी हुई है उस दिन. अब एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. डॉक्ट्रिन इज बेसिकली लॉ के जूरिस्प्रूडेंस में यूज किया जाता है ये सब चीजें. ठीक है. तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. और ये लगता कब है, कैसे होता है, वो सारी चीजें बता रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, द वन दैट वी आर गोना रीड नाउ इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक्चुअली में है क्या? मान लो, जस्ट अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि प्रीति इज देयर. प्रीति घर पे आई. प्रीति ने घर पे देखा कि उसके घर पे एक फ्लावर वास रखा हुआ था टेबल पे. ठीक है. प्रीति ने घर पे आई, प्रीति फोन पे बात कर रही थी. ठीक है. पहला तो दो कंडीशन लेते हैं. देर इज कंडीशन वन कि प्रीति घर पे आई. प्रीति वॉज टॉकिंग ऑन हर सेल फोन और गलती से प्रीति का हाथ लगा और ये ग्लास नीचे गिर के टूट गया. ठीक है. गलती से ये हुआ. इस केस में याद रखो, प्रीति को पनिशमेंट थोड़ी कैसी मिलेगी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी कि ओके ओके पनिशमेंट मिलेगी, जैसे कि प्रीति की गलती है कि नहीं है, कैसे मिलेगी इकरा? सर थोड़ी लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी. लेनियंट पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, बढ़िया. अब एक दूसरा केस, इसी चीज में सेम डाइनिंग टेबल पे चीजें रखी हुई थी. प्रीति केम. अब प्रीति पूरे गुस्से में थी और प्रीति ने देखा कि यहाँ पे वाच रखा था. प्रीति ने उठाया और प्रीति ने इसको जमीन, ग्रेविटी का टेस्ट करने के लिए फेंका. ठीक है, थ्रू इट. इस कंडीशन में, कंडीशन टू में और कंडीशन वन में, प्रीति कौन से कंडीशन में इसमें जो पनिशमेंट मिलेगा, विल इट बी हार्शर? इसमें पनिशमेंट प्रीति को कैसा मिलना चाहिए प्रीति?
सेकेंड केस में क्या पनिशमेंट इज हार्शर और नॉट बेटा? हाँ, हार्श ही होगा। अभी नुकसान हुआ है तो। नुकसान किया है, हुआ नहीं है। द पनिशमेंट वुड बी हार्शर ओवर हियर कंपैरेटिवली। यहाँ पे द पनिशमेंट वुड बी लिटिल lenient, क्योंकि जानबूझ के नहीं किया हुआ है। ठीक है, यही चीज होती है फंडामेंटल राइट्स के साथ। मान लो कि कोई ऐसा लॉ था जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाया, ठीक है। एक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले किसी ने बनाया। अब इस लॉ को थोड़ी पता था कि कल को कोई फंडामेंटल राइट्स आएगा जिसके साथ ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा ये लॉ। ऐसा इस लॉ को तो नहीं पता था कि इस लॉ को बनाऊंगा कल को कोई फंडामेंटल राइट आ जाएगा और ये लॉ ने फंडामेंटल राइट को अब्रिज वायलेट किया है। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही था और उसको नहीं पता था कि वो ऐसा लॉ कुछ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा सकता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है, वायलेट करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो उस केस में इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नल और वॉइड नहीं किया जाता है। नॉर्मली हमने देखा था कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को ये तीनों चीजें करेगा तो उस लॉ को नल और वॉइड करोगे। लेकिन अगर वो लॉ एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इफ दैट लॉ इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, फंडामेंटल राइट बनने के पहले है, तो वैसे लॉ को सस्पेंड कर दिया जाता है। उस लॉ को आप नल और वॉइड नहीं करते हो। दैट लॉ इज नॉट नल एंड वॉइड। लेकिन अगर कोई, क्योंकि इस केस में क्या हुआ है, ये लॉ तो मासूम है ना, इसको नहीं मालूम था कि कल को फंडामेंटल राइट जैसा कुछ आ जाएगा। ये लॉ पे जो अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होगा। मतलब ये लॉ फंडामेंटल, जैसे ये लॉ था लेकिन अब इसके ऊपर आ गया है। रुको, इधर नहीं, किधर गया मेरा लो? ये लॉ अपनी जगह पे था लेकिन इसके सामने आ गया है फंडामेंटल राइट। तो अब ये लॉ चुप गया ना, इसी को हम बोलते हैं ये लॉ चुप गया है इसके अंदर। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कि ये जो लॉ था, ये कौन सा लॉ था? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करने के पहले नल और वाइड नहीं होगा, सिर्फ चुप जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर ये लॉ को वापस से एनफोर्स करना है, इफ आई वांट टू एनफोर्स इट, तो मैं क्या करूंगा? एनी गेसेस गाइस? मैं वापस चाहता हूँ कि ये लॉ वापस से सही हो जाए, तो मैं क्या करूंगा इकरा? व्हाट आई विल डू? अमेंडमेंट। इसका लॉ का कि फंडामेंटल राइट का? लॉ का अमेंडमेंट। रिमेम्बर, मेरे को अगर ये चाहिए कि ये लॉ वापस से एनफोर्स आए तो मेरे को अमेंडमेंट जरूर करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू अमेंड फंडामेंटल राइट सो दैट ये लॉ वापस से एनफोर्स हो जाए। ठीक है, इफ आई वांट टू एनफोर्स इट, मेरे को ये लॉ को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, तभी जाके वो लॉ हो जाएगा। याद रखो, ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, मतलब ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले था। लेकिन अगर मान लो कि कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, हम लोग ने उसको सजा थोड़ी हल्की दी, हमने उसको नल और वॉइड नहीं किया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो केस उल्टा है ना। इस लॉ में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, मतलब तुमको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है और उसको अब्रिज कॉन्ट्रावीन वायलेट नहीं करना है, लेकिन तुमने फिर भी जान के एक लॉ बनाया जिसने क्या किया? अब्रिज किया, कॉन्ट्रावीन किया और वायलेट किया। ऐसे केस में जब तुमको पता था कि फंडामेंटल राइट करके एक चीज है और वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, और वो अब्रिज कॉन्ट्रावीन या वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, ऐसे लॉ को यू डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो एक फर्क आपको समझ में आया होगा कि अगर एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है,
उस फंडामेंटल राइट के पहले एक लॉ था, तो उसको थोड़ी पता था, उसकी गलती नहीं थी कि वो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आप उसको नल और वाइड नहीं करते हो, यू जस्ट डोंट डू इट नल एंड वाइड। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि एक्लिप्स लग गया है उस पे, लेकिन उसको वापस एनफोर्स करना है तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करो। लेकिन अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है फंडामेंटल राइट के, तो यू डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। क्या मेरा ये बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? प्रीति, इकरा, शलाका? Yes, sir. ओके। प्रीति, क्लियर है? इकरा, हाँ यस सर. सर। शलाका? ठीक है। ओके, तो मेरे को ये बताओ, डॉक्ट्रिन, रेज योर आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस पे लगेगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे? यस इकरा? Pre-constitutional law. ओके। अगर किसी भी लॉ पे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग गया ना, मान लो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे आ गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग गया। सॉरी, दिस इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट के साथ उस पे आ गया, तो बेसिकली उस पे लग गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो जब तक उस पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ना, वो लॉ डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट मतलब रुक जाएगा, नल एंड वॉइड नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ डोरमेंट हो रहा है। और उसको वापस से एनफोर्स करने के लिए, वो लॉ सिर्फ डोरमेंट हो गया है, वापस से एनफोर्स करने के लिए आपको अमेंड करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स। अमेंड टू एनफोर्स, ये याद रखना, ठीक है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या होगा गाइस, रेज योर हैंड। अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो? ये सिक्रा? अ, तो वो लॉ को हम लोग नल या वॉइड कर देंगे. हाँ करेक्ट, नल और वाइड, मतलब बोल देंगे कि ये लॉ का नहीं है, ये चल नहीं सकता। प्रीति, आपको क्लियर है बेटा? शलाका, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके। शलाका, आपका नहीं आ रहा आवाज? यस सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला था इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि नहीं, आप लोगों को याद है? रेज योर हैंड्स। ओके। फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या इकरा इंडिया में? सर है, लेकिन इम्प्लिसिट है. ओके। और? हाँ आर्टिकल बोलो बोलो। 19, आर्टिकल क्लॉज, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। सब क्लॉज ठीक ए. है, हाँ. बराबर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देख रहे हैं हम, जिसको हम बोलते हैं सेडिशन। स्टिल वी आर डूइंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। लेकिन उससे पहले मेरे को आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता क्या है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब तुमको याद है कि 1857 में इंडिया में हुआ था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, आफ्टर दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स ने सोचा यार ये कुछ चीजें ना हमको बहुत पावरफुल करनी पड़ेगी, पुलिस को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो 1860 में उन्होंने इंडियन पीनल कोड लिखा। इन्होंने लॉ बनाया, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी जिसको बोलते थे, दैट इज रिप्लेस्ड नाउ। 1860 में बनाया। इसको अमेंड किया गया बाद में। इसको अमेंड क्यों किया गया आईपीसी को, कि भाई इंडियन, पहली बात तो इंडियन पीनल कोड बनाया ही गया था इसलिए कि रूल्स बनाया जाए। दूसरा, इसको अमेंड किया गया ये एम के साथ कि इंडियंस को कंट्रोल करना है। अमेंड किया कि एम टू कंट्रोल इंडियंस। अब इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को पावर देनी पड़ेगी। 1860 में जो अमेंड हुआ है ना, आईपीसी को जो अमेंड किया गया है ना 1860 के बाद, वो इसीलिए अमेंड किया गया था ताकि पुलिस को पावर दिया जाए। पावर टू पुलिस टू कंट्रोल इंडियंस, बेसिकली आप पावरफुल बना दो और उसको कर दो। यही जो अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया था 1870s में, ठीक है?
आईपीसी क्यों बनाया गया था? पुलिस को पावर देने के लिए 1870s में इस पे अमेंडमेंट होता है और अमेंड करके आईपीसी में एक सेक्शन ऐड किया जाता है। आईपीसी को अमेंड किया जाता है 1870s में और एक सेक्शन ऐड किया जाता है, दैट इज सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में ये सेक्शन दिया जाता है जिसको आप लोग प्यार से बोलते हो सिडिशन। अब ये सिडिशन है क्या? देखो, ये सिडिशन वही लॉ है जिसके तहत इस देश के बहुत लोगों को जेल में डाला गया था। एग्जाम्पल भी मोहनदास करमचंद गांधी, लोकमान्य तिलक, इन सबको सिडिशन के लिए जेल में डाला गया था। सिडिशन एक्चुअली में क्या है? ये कॉलोनियल लॉ है। इफ यू आर सेइंग इट ना गाइस, ये कॉलोनियल लॉ है। इसकी एक्चुअली में आज कोई जरूरत नहीं है, मैं भी बहुत अगेंस्ट हूँ इसके, बट बोलते हैं ना, है ये एक्चुअली में एक कॉलोनियल लॉ था, वाज अ कॉलोनियल लॉ। और मैंने तुमको दिखाया भी कि क्यों इस लॉ को लाया गया था, पुलिस को पावर देने के लिए। अब इस लॉ में क्या था, एक बात बताओ, गांधी और तिलक दोनों को जेल में डाला गया था इस लॉ में। इस लॉ में सेडिशन में बेसिकली वो बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो सेडिशन है ना, लेट मी टेल यू, सेडिशन में बोला जाता है यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये तो एक कॉलोनियल लॉ है। एक सिंपल सी चीज सोच के बताओ मेरे को, अ, जब इंडिया कॉलोनी था, व्हेन इंडिया वाज कॉलोनी, तो जो गवर्नमेंट थी क्या वो इंडियन गवर्नमेंट थी? रेज योर हैंड्स। व्हेन इंडिया वाज कॉलोनी, तो क्या जो गवर्नमेंट थी, या इकरा, It was British government. इट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट, बेसिकली इट वाज फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है? अब एक चीज सोचो, कोई बंदा है जो फॉरेन की गवर्नमेंट से रूल कर रहा है इंडिया को, फॉरेन गवर्नमेंट इज रूलिंग द कंट्री, तो वो क्यों चाहेगा कि तुम उसको क्रिटिसाइज करो? He won't want that you criticize. The government, the foreign government, won't want you to criticize them. इसके लिए उन्होंने कौन सा लॉ लाया? इसी के लिए उन्होंने लाया था सेडिशन। ये तब के लिए ठीक था, इट वॉज ओके दैट टाइम। उन्होंने लाया, कॉलोनियल फॉरेन गवर्नमेंट थे, उन्होंने सेडिशन लाया, दैट वॉज ओके, ये समझ में आता है। लेकिन आज इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, जरा वो सोचो। रेज योर हैंड्स। आज इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? ये सिकरा, Indian government. इंडियन गवर्नमेंट। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा हूँ इसको, तो आई एम सेइंग एक तरह से कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मतलब ये गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ब्रिटिशर्स ने सेडिशन लाया था, ये तो समझ में आया, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या लोगों का काम नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे? पीपल हैव टू क्रिटिसाइज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तभी तो गवर्नमेंट काम करेगी। तो इस केस में सेडिशन इज नॉट गुड, यहाँ पे सेडिशन इज नॉट गुड। फर्क समझा दोनों का आपको, कि क्यों कॉलोनियल टाइम्स में सेडिशन वाज ओके बट नॉट टुडे? रेज योर हैंड्स इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इकरा ओके, प्रीति एंड शलाका, डिड यू गाइस नॉट गॉट इट? No, sir. Can you explain परफेक्ट, again? या श्योर। प्रीति, देखो यहाँ पे देखो एक बार, सेडिशन क्या होता है? सेडिशन का मतलब सिंपली ये होता है कि यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सेडिशन जो लॉ है, लाया भी गया है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, सेक्शन 124A में। अब एक बात देखो, जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया कॉलोनी था, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर था, बिफोर 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, तब उस टाइम पे इंडिया में सरकार कौन सी थी? फॉरेन गवर्नमेंट थी ना, इंडिया के लोगों की थोड़ी थी। वो तो बाहर वाले आके कर रहे थे सब इंडिया का। तो वो लोग बोले कि तुम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने सेडिशन लाया, ये तो समझ में आता है। लेकिन आज इंडिया में जब खुद की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में एक चीज बहुत सही होती है कि डेमोक्रेसी में लोगों को पूरा राइट रहता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे। तो आज सेडिशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए ना। आज सेडिशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब होता है पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। डिड यू गॉट इट? शलाका एम्पैथी विकरा को तो समझ गया था। यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो आज के हिसाब से हमको ये सेडिशन का कानून अपने किताबों में नहीं रखना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? हमने इसको अपनी किताबों में रखा। हमने इंडियन पीनल कोड को अपने इंडियन पीनल कोड में सेडिशन को रखा था। अब व्हाई पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज इन डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी में कौन है, वोट कौन करता है? लोग ही करते हैं ना। वोट ही करते हैं लोग, पीपल वोट। अब लोग जब इलेक्ट करके भेज रहे हैं किसी को, तो लोगों को तो पूरा राइट है कि अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो लोग क्रिटिसाइज करें। लेकिन यही सेम चीज उस टाइम पे नहीं थी। अब मेरे को ये प्रॉब्लम था कि सेडिशन रखा ही हुआ क्यों है। इसके लिए बहुत बात हो रही थी कि सेडिशन को हटाया जाए, सेडिशन को हटाया जाए। क्योंकि सेडिशन क्या कर रहा है, आपकी फ्री स्पीच नहीं होने दे रहा है। आपका एक तरह से फ्री स्पीच ये भी है ना कि यू आर एबल टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि व्हाट इज फ्री स्पीच, तो मेरा फ्री स्पीच क्या है? गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकूं, यही तो फ्री स्पीच होती है। ठीक है। लेकिन आप बोलोगे तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम पे क्या लगेगा? सेडिशन। तो गलत है ना। कॉलोनियल टाइम्स पे ठीक था, तिलक, गांधी जी, इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट को बोला था, तो उस वजह से इनको डाला गया था जेल में तब के टाइम के लिए। ओके, बट नॉट फॉर टुडे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार एक केस में अपहेल्ड किया था कि सेक्शन 124 ए, सेक्शन 124 ए सेडिशन का सेक्शन था आईपीसी में, ये बोला था कि इज कॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 144 ए इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये केस का नाम क्या है जिसमें बोला था, वो भी याद रखना है तो लिख लेना। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद ये एक बार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बोला था कि ये कॉलोनियल बैगेज है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि दिस इज अ कॉलोनियल बैगेज, इट शुड नॉट बी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग ने देखा कि देखो, लॉ का ना एक बहुत बहुत पेचीदी चीज होती है। आपको लॉ में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। यू हैव टू एंश्योर दैट बैलेंस इज देयर। बैलेंस क्या होता है? एक तरफ हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल रहे हो कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो चीज है, नेशनल या कलेक्टिव इंटरेस्ट, कि तुम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, फालतू की क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नेशनल और कलेक्टिव इंटरेस्ट रह गया। तो लॉ का देखने का मतलब फंडामेंटल राइट का देखने का कि कंट्री का देखने का, क्वेश्चन इज दैट। हियर कम्स द रोल ऑफ बैलेंस। आपको ये दोनों चीज बैलेंस करनी पड़ती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी और नेशनल और कॉलेटिव इंटरेस्ट भी। ठीक है। इसी के रेफरेंस में हमारे चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि रिमेम्बर, डिसेंट इज द सेफ्टी वेल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि एक कंट्री में सेडिशन जैसे लॉ की जरूरत नहीं है, लोगों को क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए, क्योंकि तब भी जाके सब सही होगा। नहीं तो एक दिन लोग इतना परेशान हो जाएंगे कि रिवोल्ट हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, हिडन वे ऑफ डिजिटल, देखो अब ये बैलेंस बनाना भी जरूरी है, क्योंकि क्या मालूम कोई क्रिटिसाइज करने के बहाने नेशनल इंटरेस्ट को गो अवे कर रहा है। तो इट इज वेरी हार्ड टू ड्रॉ लाइन। इफ यू सी, एक लाइन बनाना बहुत मुश्किल है कि तुम कहाँ तक फंडामेंटल राइट अलाउ करोगे, कहाँ तक नहीं करोगे। क्रिटिसिज्म खत्म कर सकता है।
अब ये सेडिशन वाली प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हमने क्या किया, हम लोग ने बहुत रिसेंट में आईपीसी ही बदल दी है। अब आपका आईपीसी चला गया, अब आपका एक नवा आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में एटलीस्ट सेडिशन का वर्ड यूज नहीं किया गया है। सेडिशन वर्ड इज नॉट यूज्ड। तो ऐसा बोलते हैं कि निकाल दिया गया है, बट लॉ पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा डाउट आता है। सेडिशन वर्ड नॉट यूज्ड, एटलीस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। हो सकता है आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ उसके जैसे हो, बट वर्ड तो नहीं यूज हुआ है। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में द सेडिशन वर्ड इज नॉट यूज, तो शायद हमने हटा दिया है। इज इट क्लियर? प्रीति, शलाका, इकरा? यस सर। ओके। Yes, sir. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये था आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब मेरे को बताओ, आप लोग का दूसरा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये 19 में तो है, लेकिन इसमें बोला हुआ है बी में कि यू हैव द राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट ऑफ आर्म्स, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब आप लोग मिलना चाहते हो, कहीं पे कुछ प्रदर्शन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, धरना देना चाहते हो, रैली करना चाहते हो, कर सकते हो। इस एक्ट में आपको यही पावर्स दी है कि आपको धरना देना है, दे सकते हो, आपको रैली करनी है, कर सकते हो, दिस इज अलाउड। लेकिन इसका भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा, जैसे 19 क्लॉज 1 का था। तो मेरे को ये बताओ, जस्ट गेस व्हाट इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में हो सकता है? हमने देखा था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था 19 क्लॉज 2 में। अगर सोच सकते हो तो सोच के बताओ कि इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से इसमें होगा। रेज योर हैंड्स। असेंबल होने का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में होगा? असेंबल होना, मिलना, रैली करना, धरना करना, जो ये पॉलिटिशियंस की रैली हो रही है वो, लेकिन विदाउट आर्म्स। इकरा पता है बेटा? नहीं सर। तलाका? No, sir. प्रीति? नो सर। मधुरा? सर मैं बीच में से ज्वाइन की, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? ओके, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में आपको राइट दिया है कि आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली और विदाउट आर्म्स। तो इसका भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा ना, जैसे क्लॉज 1 का था। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 3। इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में मिलता है। और इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? तो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, फुल फॉर्म में लिखना आप लोग। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है 19 क्लॉज 3 में। आपको फ्रीडम, देखो, राइट टू असेंबली में आपको असेंबल करने का, मिलने का राइट है कि आप लोग एक जगह पे मतलब सब कलेक्ट हो सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स, हथियार लेके नहीं हो सकते हो। आप लोग धरना कर सकते हो, आप लोग रैली कर सकते हो, लेकिन पीसफुली। ठीक है, लेकिन प्लीज ये याद रखना, ये राइट में स्ट्राइक का राइट नहीं है। दिस राइट डज नॉट कंसिडर राइट टू स्ट्राइक। नो, इट डज नॉट। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक एक अलग लॉ के अंदर कवर है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज कवर्ड, इज नॉट अंडर दिस, एटलीस्ट लॉ के अंदर कवर है। वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये याद रखो। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो कल को क्वेश्चन आया कि राइट टू स्ट्राइक इस आर्टिकल में कवर है, क्या बोलना? नहीं, नहीं है, वो स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, अब आपकी ये राइट पे पब्लिक ऑर्डर के इस पे रोक लगाई जा सकती है ना, सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इस पे लगाई जा सकती है। मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जो कि आप लोग कल बन जाओगे।
आप एक कलेक्टर बनने के बाद आप लोग को एक न्यूज आती है कि कोई एरिया में ऐसी कोई हरकत होने की फिराक है कि वहां पे शायद पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो, या फिर वहां पे ऐसे लोग जमा होने वाले हैं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जहाँ पे कुछ ऐसे धरने वरने लगाएंगे कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवेनिटी ऑफ इंडिया को खतरा आ जाए। तो पहले एक सेक्शन था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गया है, बट वहां पे एक सेक्शन था, सेक्शन 144 सीआरपीसी, जो कोविड वगैरह के टाइम पे लगा था कि 4 जन से ज्यादा नहीं कलेक्ट हो सकते हो। दैट सेक्शन, अगर तुमको ऐसा कुछ आया कि हाँ कुछ 4 लोग मिलने वाले हैं और उन लोग मिलके पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो क्या आप राइट टू असेंबल को बंद कर सकते हो, मतलब छीन सकते हो? रेज योर हैंड्स अगर आपको। ओके, या इकरा? हाँ सर। करेक्ट। मधुरा, यही बोलना चाह रहे थे आप? सर। ये तो ये होता है कि 2 ग्राउंड्स है, 2 ग्राउंड्स पे आप किसी की भी राइट टू रिस्ट्रिक्शन मतलब असेंबल को रोक सकते हो, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, प्लीज याद रखना। मैं बैरक में दिखा दूँ, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो मैं बैरक दिखाता था। ओके, इज इट कॉपीड? रेज योर हैंड्स। ओके, प्रीति? ओके, ठीक है, बैरक में भी देख ही लेते हैं एक बार टू हैव अ क्लियर आइडिया। बैरक विजिबल है क्या मेरा? नॉट येट, ओके। लोड हो रहा है शायद। ओके, एक ग्राम हो जाएगा तो बताओ बेटा मेरे हाँ सर। को। ओके, हुआ क्या? नहीं। ओके, हाँ अब हो गया। ओके, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें लिखा है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। ये तो लिखा है कि आप लोग जुड़ सकते हो, जा सकते हो, प्रोटेस्ट में धरना कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, या सॉरी स्ट्राइक नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट अलाउड है, ठीक है। लेकिन इसी का रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है 19 क्लॉज 3 में, सब क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज, सब क्लॉज बी यानी कि ये affect the operation of any existing law insofar as it opposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of sovereignty and integrity of India और पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें सिर्फ 2 ही रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है ये, ठीक है। ओके, मधुरा, शलाका, प्रीति, आप लोगों को क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है कि नहीं? जस्ट रेज योर हैंड्स। यस मधुरा? Yes, sir, it is. ओके, तो मेरे को ये बताओ, क्या राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट है? रेज योर हैंड्स। यस प्रीति? No, sir. ओके, अब मेरे को ये बताओ कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन गाइस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग योर राइट टू असेंबल पीसेबली? रेज योर हैंड्स। Sovereignty and integrity of India and public order. ग्रेट, प्लीज ये ग्राउंड्स याद रखना क्योंकि ये पूछते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ठीक है। इसमें आपको राइट दिया हुआ है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, मतलब आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो, आप चाहो
तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। मतलब यू कैन फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, उसका मतलब ये होता है आपको चाहिए तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, वो चीजें कर सकते हो। अब जैसे आपको 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी का दिख रहा था, बी का था रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्या नाइन एसोसिएशन और यूनियन वाले का भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगा? रेज योर हैंड्स। होगा कि नहीं होगा, या इकरा? होगा सर। ओके, मेरे को बता सकते हो गैस वर्क से इकरा की कहाँ होगा? आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 में। गुड, वेरी नाइस। अब इंटरप्रेट कर सकते हो तुम आर्टिकल 19 क्लॉज 4, क्योंकि उसके पहले वाला 3 पे था ना, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें बोला है कि इसमें भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, मैं आरजीआर लिख रहा हूँ, उसका मतलब होता है रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जब रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कुछ ग्राउंड्स है, जैसे कि वन ग्राउंड इज सोवेर्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगेन, कि आप ग्रुप बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते जिससे इंडिया की सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा हो। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर बिगाड़े। तीसरा, ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते जो पब्लिक की मॉरलिटी के खिलाफ है। मॉरलिटी मतलब ऐसे जो मॉरल बिंग से वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ग्रुप बना सकते हो इसमें, आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, आप एनजीओ वगैरह बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ये सब अलाउड है। लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना सकते भाई कि जो तुम्हारा सब गड़बड़ करे। अब माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि यहाँ पे ग्रुप बनाना अलाउड है ना, तो मेरे को बताओ, क्या मैं टेरर ग्रुप बना सकता हूँ क्या? रेज योर हैंड्स, या इकरा? नहीं सर। नहीं। गैंग बना सकता हूँ, गैंग गाइस, गैंग? नहीं। नो सर। अच्छा। ड्रग कार्टेल? नो सर। अच्छा, ये भी नहीं। माफिया, एटलीस्ट माफिया तो बना सकता हूँ ना? नो सर। नो सर। नो, करेक्ट, नहीं है अलाउड यार ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना, सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मॉरलिटी, ये सब के बेसिस पे आई कांट मेक अ ग्रुप दैट इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स दिस ऑल। टेरर ग्रुप नहीं बना सकता, कुछ ड्रग कार्टेल वगैरह नहीं बना सकता, नॉट अलाउड है, ठीक है भाई। गैंग नहीं बना सकता। तो ये सब चीजें याद रखना कि इस बेसिस पे आरजीआर किया जा सकता है। और अगर तुमने बना दिया फिर भी कुछ ऐसी चीज बनाई जो ये सब चीजों को ब्रीच कर रही है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स है। जैसे कि मान लो मैंने टेरर ग्रुप बना दिया, तो एक एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हुआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसमें ये पनिशेबल ऑफेंस है, तुम्हारे असेट जब्त कर लिए जाएंगे और तुमको बैन भी कर दिया जाएगा। मान लो तुमने एक ऐसा ग्रुप बना दिया जो टेरर ग्रुप है, वापा के अंदर तुम्हारा ग्रुप बैन कर दिया जाएगा, तुम्हारे असेट्स फ्रीज कर दिया जाएंगे, और साथ ही साथ तुमको जेल टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती हैं। एम आई क्लियर? वापा का नाम याद रखना, अनलॉफुल एक्शन, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्शन लिख दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्या यहाँ तक क्लियर हो मेरे साथ हो सब? यहाँ प्रीति, इज इट क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? रेज योर हैंड्स। डाउट है तो पूछ सकते हो, आप भी पूछो। नो सर। ओके, जिन जिनको डाउट नहीं एक बार हाथ रेस करना ना प्लीज, सो दैट आई विल बी ओके कि हाँ सबको आ गया है। इकरा, प्रीति, शलाका, मधुरा, ओके, ग्रेट, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब आगे की चीज एक बार बैरक में भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद। मेरा बैरक विजिबल है क्या गाइस? नॉट येट सर। ओके, हो जाएगा तो प्लीज बताना मेरे को प्रीति। इट्स विजिबल नाउ।
ओके थैंक्स। अब ये देखो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, और मैंने बताया था ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया था। किसी को याद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? मधुरा? Article 19, clause 1, and that too into C section, C clause. लेकिन कब ऐड किया गया था? 2011, ओके 97. 2011, यस करेक्ट। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2011, देखो यहाँ पे लिखा भी रहता है, ठीक है? ये जो लिखा है ना, सेकेंड सेकेंड का मतलब ये, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस। Yes, sir. ठीक है, अब इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखो, सी के कहाँ लिखे हुए हैं? मैंने बोला 19 क्लॉज 4 में। Nothing in subclause C of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of sovereignty and integrity of India or public order or morality. Reasonable restriction and exercise of right conferred by this subclause. समझ में आया? This is the thing. Now आगे की कहानी ने 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी देख लिया। अब आगे का, द नेक्स्ट आर्टिकल इज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसमें लिखा हुआ है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको पूरे इंडिया, प्लीज रिमेम्बर मैं बोल रहा हूँ टू मूव फ्रीली। एक मिनट गाइस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्लीज रिमेम्बर मैं बोल रहा हूँ कि ये आर्टिकल आपको राइट देता है कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी आपको पूरा राइट दे रहा है कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, कोई फॉरेन कंट्री में जाना है, यूके में जाना है, यूएसए में जाना है, या फिर साउथ अफ्रीका जाना है, या फिर ईरान जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो आपको ये राइट आर्टिकल 19 नहीं देता है। बाहर जाने के लिए आपको राइट देता है आर्टिकल 21, ये फर्क याद रखना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी आपको विद इन इंडिया घूमने के लिए राइट देता है, दिस इज फॉर विद इन इंडिया। और आर्टिकल 21 जी जो है, आर्टिकल 21 आउटसाइड इंडिया जाने का राइट देता है। फर्क दोनों का क्लियर है? क्या ये डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? रेज योर हैंड्स। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन किया हुआ था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी इंडिया के अंदर घूमने का राइट देता है, लेकिन आर्टिकल 21 इंडिया के बाहर जाने का राइट देता है। ठीक है, अब इसके रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली आप लोग समझ ही गए रहोगे कहाँ होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, और इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में है कुछ चीज है, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर प्रोटेक्शन में किसके? ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिर्फ दो ही ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि आपको, मान लो कि आप कुछ ऐसे आदमी हो जिसकी वजह से आप, मानो मत, मतलब कि कोई ऐसे जन है जिसकी तबीयत खराब है, तो वो बोलेगा नहीं कि अरे मेरे को ऐसी बीमारी है जो लोगों को छूने से या बोलने से फैल रही है, मैं कहीं भी घूमूंगा क्योंकि मेरे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी है। नहीं भाई, जनरल पब्लिक के ग्राउंड्स पे रोक सकते हैं। आपको कोविड है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को घूमने का राइट है, नॉट अलाउड। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। प्लस आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो ना ट्राइब्स के एरिया में जाऊंगा, आदिवासी के एरिया में जाऊंगा, नहीं अलाउड है भाई। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, क्या ये क्लियर है?
कभी कभी कुछ जगहों पे कर्फ्यू लगता है, आप वहां भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कहीं पे दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस जगह पे तो कर्फ्यू लगा है, आपको नहीं अलाउड है जाना। ठीक है, ये याद रखना। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, आप इम्प्लिसिट लिखते हो, मतलब ये इम्प्लिसिट बार है। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है ओपन। यू कैन नॉट डू इन व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली। ठीक है, एक मिनट है। ये कॉपी करना प्लीज तब तक। अभी मान लो ये इम्प्लिसिट बार और इम्प्लाइड बार क्या होता है, देखो। ये मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रोक सकते हैं। मान लो कि देर इज समथिंग यू आर नॉट अलाउड टू डू डायरेक्टली। अभी एक नेताजी आ गए, मैं बन गया, हम लोग ने बना दी अपनी इनोसेंट पार्टी ऑफ इंडिया। और इनोसेंट पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन जीत गई। इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग में से मैं एक बन गया प्राइम मिनिस्टर, आप सब बन गए मिनिस्टर। हम लोग ने एक डिसीजन लिया कि हम टैक्स बढ़ा देंगे। कितना टैक्स कर देंगे? 200% कर देंगे। एक्चुअली ये अलाउड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, कि आप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम ऐसे नहीं कर सकते ना। हम मान लो कि लोगों को जाने के लिए वो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्लेन में मूवमेंट अलाउड है, ऐसे रेल में ओपन में अलाउड है, हम कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम टैक्स भरते हो। बेसिकली तुम देखो, कैसे बताऊं मैं यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, एक मिनट। अभी एक बात सोचो, ये छोड़ो, ये तुमको बाद में बताता हूँ जब तुम्हारा हो जाएगा। और अभी तुम बोल रहे हो कि तुमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे तुमको जाना अलाउड नहीं है, जैसे मिलिट्री एरिया पे तुमको अलाउड नहीं होता है। ये रोक रहे हैं ना इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में। उसी तरह डिप्लोमेटिक एरिया में भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, वहां भी अलाउड नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वहां पे भी अंदर अंदर में नहीं जाना अलाउड है। कोई सीक्रेट एरिया है, वहां पे भी रोक सकते हैं, और हेरिटेज जगह पे भी तुम्हारी राइट्स रोकी जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये एक इम्प्लाइड बार है। ठीक है, तुम इसको इम्प्लाइड बार मान चुको। यहाँ तक क्लियर है मेरे साथ हो सब? क्या ये सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। ओके, अब ये तो हो गया अपना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, जो ये बोलता है कि आप सिर्फ आप सिर्फ घूमने नहीं जा सकते, आप रह भी सकते हो। अच्छा, मैंने बैरक नहीं दिखाया ना, जस्ट अ मिनट, बैरक देखते हैं पहले। इज माय बैरक विजिबल गाइस? No, sir. इज इट नाउ विजिबल? Yes, sir. ओके, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस क्लॉज डी
अभी सिर्फ डी पढ़ो, ये मत पढ़ो. Of said subclause shall affect the operation of existing law, imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restriction, blah blah blah. Said subclause in the interest of general public or for protection of interest of STs. ठीक है. सिर्फ दो ही ग्राउंड है, सिर्फ दो ही ग्राउंड है कि आप किसी का मूवमेंट रोक सकते हो. ठीक है. लेकिन मान लो मैं तो हम्बल पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गया मैं, या फिर इनोसेंट पार्टी ऑफ इंडिया का बन गया. अब मैंने क्या सोचा कि यार लोगों का मूवमेंट रोकना चाहिए, और लोगों का मूवमेंट रोकने जाऊंगा तो लोग अपना ये लेके आ जाएंगे कि नहीं नहीं हमारी फंडामेंटल राइट है, कोर्ट चले जाएंगे, फिर कोर्ट मेरे को सू कर देगा. तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि लोग जाते कैसे हैं. लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं रेल से. मैं क्या करता हूँ, प्लेन और रेल दोनों का प्राइस बढ़ा देता हूँ. मैं क्या करता हूँ, प्लेन और रेल दोनों का प्राइस बढ़ा देता हूँ, टैक्स बढ़ा देता हूँ, और मैं ऐसा लिख दूंगा कि भाई जो टैक्स भरेगा वही जा पाएगा प्लेन में और रेलवे में. ठीक है. मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, रेलवे ओपन है, लोग जा सकते हैं, प्लेन ओपन है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं क्या करूंगा, प्लेन और रेलवे के इस पे सीधा टैक्स बढ़ा दूंगा, सीधा 10 टाइम्स कर दूंगा टिकट का. मैं लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए इनडायरेक्ट वे में कर रहा हूँ. क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या कोर्ट मेरे को अलाउ करेगा गाइस नो ये सर। फिक्र? नो. तो ये इम्प्लाइड बार है, इसको इम्प्लाइड बार बोलते हैं, इसको इम्प्लाइड बार बोलते हैं कि मतलब जो चीज आप ऐसे नहीं कर सकते वो वैसे भी नहीं कर सकते. वॉट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो. तो मेरे को अगर किसी का ऐसा कुछ किया मैंने, तो मेरे को कोर्ट मजा चखाएगा. ठीक है, ये याद रखना. लेकिन रीजनेबल है तो अलाउड है. अगर पब्लिक के इसके लिए, अभी क्या हुआ था, लोग फास्टैग के लिए जा रहे थे. जो फास्टैग होता है ना गाड़ी पे, लोगों ने उसके खिलाफ क्लेम किया था कि फास्टैग जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कुछ भी ऐसी बात मत बोलो, फास्टैग सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने बोला फास्टैग मूवमेंट की राइट को नहीं रोकता है. ये सब फालतू की बातें नहीं करनी है. ठीक है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें लिखा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब आपको सिर्फ घूमने की राइट नहीं है, आप अगर चाहो तो इंडिया के कोई पार्ट में रह भी सकते हो. तो इसके लिए आपको कहीं का कुछ आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आप घर ले सकते हो इंडिया के पार्ट में, आप ही का देश है यार. ठीक है. टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन इसका भी जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है दैट इज सेम. जो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 का रिस्ट्रिक्शन है ना, वो सेम रिस्ट्रिक्शन जो आपने यहाँ पे लगाया, वही रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है. ठीक है. रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, in the interest of general public and for the protection of interest of scheduled tribes. इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि वो वाला छोड़ो, क्योंकि दोनों का ना सेम है. लेट मी शो यू. मेरा बैरक विजिबल है गाइस? दिख रहा? यस सर। अभी अब नहीं है। अभी दिख रहा हाँ दिख रहा है। है? ओके. अभी ये देखो, मेरा इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में ये भी था. देखो दोनों क्लॉज के लिए एक ही में लिख दिया 5 में ही कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और ई के लिए दोनों के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन है. इसके लिए मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन लिखा. समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अलाउड. लेकिन आपको कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है. पहले ना एक आर्टिकल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 35 है, जो जम्मू कश्मीर से डील करता था. तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर को था कि कौन परमानेंट रेसिडेंट होगा, वो डिफाइन करता था. मतलब आप और मेरे को दोनों को अलाउड नहीं था कि हम लोग जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी ले लें. लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को क्या हुआ और फिर सारी चीजें, रेस्ट इज हिस्ट्री. तो अब ये नहीं है वहां पे, तो अब आप भी जाके प्रॉपर्टी ले सकते हो. 5 अगस्त 2019 के बाद एवरीथिंग चेंज फॉर एवर.
और अब ये है। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ सब? क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई सबको क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ओके ओके, नाइस। मधुरा? ओके। अब आपको मैंने एक और बताया था, लेकिन आपको बैरक में वो दिख नहीं रहा होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज एफ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। तो ये क्या था? ये राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, लेकिन अब इसको उठा के फेंक दिया, रिपील कर दिया गया है बेसिकली। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के लास्ट में आर्टिकल 300 ए में डाल दिया। अब ये निकाल दिया गया, ये याद रखो, इट इज रिपील्ड, रिमूव कर दिया गया बेसिकली। अब ये जीरो हो गया है, तो ये आर्टिकल अब हमको वहां दिखता नहीं है। इसको कौन से इससे निकाला गया था या रिपील किया गया था पूछे तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ऑफ द ईयर 1978। ये याद रखना, इसके लिए इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है हमको। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज हैव राइट टू प्रॉपर्टी था, जो रिपील कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 से। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके ओके, नाउ आगे की कहानी। वन लास्ट आर्टिकल ऑफ फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ये आपको राइट देता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आपको प्रैक्टिस करना है वो, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। बेसिकली ऐसा है, आपको जो भी प्रैक्टिस करना है प्रोफेशन आप वो कर सकते हो, आपको जो भी बिजनेस करना है आप वो कर सकते हो, आपको कोई भी ऑक्यूपेशन करना है वो कर सकते हो। बेसिकली आपको कोई भी ऑक्यूपेशन करने के लिए अलाउड है, लेकिन इसका भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको, और वो मिलेगा 19 क्लॉज 6 में। और 19 क्लॉज 6 में लिखा होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए। एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, दूसरा ये है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। मान लो कि आप बोलोगे मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए ना। ऐसा तो नहीं अलाउड है? ऐसा अलाउड है क्या डॉक्टर बनने के लिए आप सीधा बोलो कि कल को मैं डॉक्टर रहूंगा और जाके ऑपरेशन करने लगूं? इज इट अलाउड गाइस? नो सर। नो, इट इज नॉट अलाउड। उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नीडेड, ये भी चाहिए, द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। कभी कभी ये चीजों के भी दायरे में आपको रोका जा सकता है कि भाई आपको कोई जॉब करना है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिखाओ। दूसरी चीज, अब ये तो एक हो गई। मान लो कि 1950s का इंडिया और मैं बहुत पैसे वाला आदमी, क्योंकि अभी हूँ नहीं, प्रैक्टिकली मैं गरीब हूँ और मेरे पास सब है। मैंने सोचा कि मैं एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाऊंगा। न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाऊंगा, बेसिकली मैंने बोला कि मैं खुद के इंजीनियर्स बुलाऊंगा, मैं खुद की मशीनरी लगाऊंगा, मैं खुद ही सब चीज सेट कर दूंगा, मेरे को बस गवर्नमेंट परमिशन दे दे। गवर्नमेंट देगा क्या परमिशन इकरा, मधुरा, शलाका? नो सर। नो, नहीं देगा। नहीं देगा ना प्रीति? नहीं देगा। सर। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, पागल है क्या? क्यों? गवर्नमेंट बोलेगा बेटा इसमें हमारी मोनोपोली है, ये सब काम हम कर सकते हैं। मोनोपोली है, ओनली मोनोपोली ऑफ किसका? गवर्नमेंट का। तो तुम बोलोगे अरे सर कहीं पे लिखा भी तो होना चाहिए, ऐसे कैसे खुद से कर सकता है? ऐसा है, लिखा हुआ है, आई विल शो यू। ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में ही है कि कुछ चीज स्टेट खुद कंट्रोल कर सकता है बिना किसी और चीज के।
carrying on by state, corporation owned और controlled by the state, कोई भी ऐसी बिजनेस, कोई भी चीज, या तो एक्सक्लूजन, कोई भी इंडस्ट्री किसी के एक्सक्लूजन में, मतलब तुमको स्टेट बोलेगा कि तुम पूरा नहीं कर सकते, कंप्लीटली स्टेट की मोनोपोली होगी उसमें, या फिर पार्शियल भी हो सकती है। मतलब कैरिंग ऑन स्टेट अपनी मोनोपोली कर सकता है, ये आपको खुद उधर पे लिखा हुआ मिलेगा। आई विल शो यू, वेट। मेरा बैरेक्ट विजिबल है? इज माय बैरेक्ट विजिबल गाइस? नो सर। ओके वेट, अभी देखो। सर ओके, आप देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, 19 क्लॉज। एफ तो रिपील्ड है। जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 6 में। नथिंग इन दिस सेट क्लॉज शाल अफेक्ट द ऑपरेशन वगैरह वगैरह, इन पर्टिकुलर नथिंग इन दिस सेट क्लॉज imposing in the interest of general public reasonable restriction or prevent the state from making any laws। पहला तो ये। दूसरा, the professional or technical qualification necessary for practicing any profession, वो the carrying on by trade state by corporation owned or controlled by state any trade business industry or service whether to the exclusion complete or partial of citizen or otherwise, basically monopoly। स्टेट चाहे तो किसी चीज में अपनी मोनोपोली कर सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर में किया गया है। उसी तरह स्टेट ने एक बार में किया हुआ था ऐसा कुछ। स्टेट ने एक बार मोनोपोली बनाई हुई थी एक केस में, जिसका नाम था, उस केस में बोला था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो जाता है। उस केस का नाम बस याद रखो। उसमें स्टेट बोल रहा था कि हम पूरी मोटर व्हीकल्स बनाकर बनाएंगे। भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। 1955 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हाँ भाई, हम अपना खुद का गाड़ी का बिजनेस हम ही करेंगे, स्टेट ने खुद की मोनोपोली की थी। लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट आया, उसने इसको गड़बड़ कर दिया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया था। तो उसके बाद इसको अमेंड किया गया, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, ये सब चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हमारे फ्रीडम के सारे राइट क्लियर हो गए, खत्म हो गए। यहाँ तक सब मेरे साथ? क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हो? यस सर। रेज योर हैंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 19 तो हो गया। मैं आप लोगों को कुछ वो दे रहा हूँ। पहले इतना कॉपी कर लिया किसी ने? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? इज एनीवन कॉपिंग इट ओवर हियर? ओके, कर लो कॉपी। ओके, 19 इज डन। अब हम लोग नेक्स्ट में जब मिलेंगे तो हम वो करेंगे 20 से स्टार्ट। बहुत बड़ा हो गया ये, लेकिन